अस्सलाम वालेकुम जी, नो फिल्टर विद आसिफ खान के साथ मैं आसिफ खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपनी ज़िंदगी में एक बात सोचते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये पता नहीं होता है कि कौन से अल्फाज कब बोलने हैं और किस तरह बोलने हैं। हम इन लोगों को हम वेल एजुकेटेड और वेल ग्रूम्ड जो है, ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं और इन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। तो मेरे आज के मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत हैं, मुझे जो उनको देख के लगता है कि वो माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत है जो अपने ख्वाबों के पीछे भागते रहे। और उन्होंने कहा है कि जी लोग उनके ख्वाबों पे हंसते रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग मेरे बारे में बात करोगे और तुम लोगों को ये पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत मेरे जैसे ही काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं कम्युनिकेशन की, पर्सनल ग्रूमिंग की, वॉइस की, पब्लिक स्पीकिंग की, और इनके साथ साथ एक इंतहाई अच्छे एक्टर हैं। और इनसे हमने ये बात करनी है कि आपकी जो आवाज़ का ग्राम है वो कहाँ से आपने लिया है। एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, एंड जो सबसे ज़्यादा बात करें तो आवाज़ जो है वो मुझे लगता है कि अगर हम कहीं अमिताभ बच्चन की आवाज़ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर अपने भाई की बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय गेस्ट फॉर टुडे इज दारा शिको हाशिमी। अस्सलाम वालेकुम दारा। वालेकुम सलाम हसीब भाई, कैसे हैं आप? मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला, कम ही बोला। मेरा ख्याल है इतनी ही इनवॉइस की गई थी। एग्जैक्टली। लेकिन दारा, स्टार्टेड अप विद योर टाइम। एक हम लोगों का जो काम है वो ये है, हमारे काम को ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं और उनके समझने का मकसद ये है कि वो कहते हैं अच्छा आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। अच्छा करदा की हैं? उन्होंने कहा जी लोगों को समझाने हैं, लोगों को बनाने हैं। और नहीं मैंने दस करना की है, तो वो करने की चीज़ समझ नहीं आती। हम लोगों को ट्रेन कैसे कर रहे हैं। सो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सफ़र? और अब माशाल्लाह अगर आप देखें तो थिएटर भी आपने किया, आपने टीवी भी किया, उसके बाद आप ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ही अपना रेप्लिका दिखा रहा हूँ कि जी ये मैं अपनी ज़िंदगी में करता रहा हूँ, अब यही दारा शिको कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट अप विद इट, ये नाम कैसे पड़ा? माशाल्लाह इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल नेम। तो ये नाम कैसे आपकी ज़िंदगी में आया? असल में ऐसे भाई, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं हजम में काफ़ी बड़ा था। मतलब आई थिंक आई वाज अराउंड 11 पाउंड का या 10 पाउंड का, राइट? सो आई वाज अ वेरी बिग बेबी। तो जब मैं उधर था जहाँ पे सारे बेबीज़ रखे जाते हैं, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो दादा के साथ वहाँ पर आते हैं और देखते हैं। तो मेरे दादा मुझे देख के कहते हैं ये तो माशाल्लाह लग ही नहीं रहा कि कुछ घंटों का बेबी है, ये तो लग रहा है 4-6 महीने का है। तो फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप नाम बताइए, तजवीज़ कीजिए को क्या नाम हो सकता है। देन माई दादा इंस्टेंटली विद इन दैट मोमेंट ही केम अप एंड ही सेड मेरा ख्याल है इसका नाम होना चाहिए दारा शिको। सही। वहाँ से वो नाम पड़ा। और उसके बाद मेरा जो स्कूल और कॉलेज का टाइम था, इवन यूनिवर्सिटी का टाइम था पाकिस्तान में, बड़ा तकलीफ देता। मैं अक्सर घर आके अम्मी से शिकवा करता था कि यार मुझे कौन से यतीम खाने से लाए थे, या मुझसे किस बात का खुदा वास्ते का बैर था आपको कि मुझे इनाम रख दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ एहसास हुआ इस बात का कि दिस वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द ब्रिलियंट आइस ब्रेकर्स दैट वन कुड पॉसिबली हैव। नहीं, और एक और चीज़ कि आपके नाम का भी बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। ठीक, अब जिस तरह टॉकिंग अबाउट दारा शिको विद अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर दैट दारा शिको वाज, सो यू हैव बीन दैट हिस्टोरिकल कैरेक्टर आल्सो। मतलब अब अपने यूनिकनेस तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है विद द नेम, और उसके बाद फिर काम भी आप बहुत यूनिक कर रहे हैं। और जहाँ पे भी आप एज ए ट्रेनर भी जाते होंगे तो वहाँ पे आप आते होंगे कि आई एम दारा शिको एंड आई एम डूइंग दिस। तो क्या मज़ेदार लगता है कुछ चीज़? बिल्कुल। और ऐसे भाई यूर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि नाम का बिल्कुल असर होता है शख्सियत के ऊपर। अब अगर दारा शिको की बात करें, जो कि माजी का एक बहुत ही बड़ा और नामवर शहजादा गुजरा जिसको किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ने मौत के घाट उतरवा दिया, विच अगेन इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन इन आवर हिस्ट्री एज वेल। तो उसमें जो उनका सूफियाना थोड़ा था, थोड़ा शायराना था, दरवेशाना था, थोड़ा आर्टिस्टिक उनकी अप्रोच थी। आई थिंक देयर इज समथिंग दैट आई कैन एक्चुअली सी इन माय फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बीइंग एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है आपकी शख्सियत के ऊपर। जितना जाहो जलाल वाला नाम होता है उतना ज़्यादा भारी भरकम शख्सियत डेवलप हो जाती है। ओके, कहाँ से स्टार्ट किया अपने कॉलेज लाइफ, स्कूलिंग? या लाहौर के थे, कराची में थे, कहाँ पे थे? सर जाए पैदाइश कराची की थी।
ठीक है, उसके बाद करीबन 19 साल का था जब मैं इंग्लैंड चला गया था। ठीक, उसके बाद आई थिंक आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 14-15 ईयर्स। वहाँ पर मैंने वहाँ से मतलब 19 साल में जो आपने माहौल वहाँ पे लंदन में बनाया होगा, वो अब हम नाज़रीन के सामने, मेरा ख्याल है इस वक्त हम उसको ना डिस्कस करें तो वो बेहतर है। देखिए, वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा। एग्जैक्ट। ठीक है, अब वो एक ऐसा तारीख दौर था मेरी जिंदगी का जिसमें मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ऑब्वियसली वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एग्जैक्ट। तो 19 साल की उम्र में मैं चला गया, मुल्क बदर कर दिया गया और मैं इंग्लिस्तान की खाक छानता रहा। करीबन 14-15 साल में वहाँ रहा। उसमें मैंने वहाँ पे डबल मास्टर्स किया। आई वर्क विद डिफरेंट कंपनीज एज वेल। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है, यूज्ड टू टीच देयर, उनके जो कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं, साथ साथ मैं वहाँ के जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस थे उनके साथ मैं कनेक्ट हो गया था। वो भी एक बड़ी हादसाती तौर पे कनेक्ट हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हुई भी थी और मैं बोर हो रहा था। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा अक्सर लोग कहते हैं यार तारा को तेरी आवाज़ में दम है, तो लेट्स ट्राई इट। तो आई लिटरली पिक्ड अप द फोन, आई कॉल्ड द गाय एंड आई सेड आपके पास कोई वैकेंसी है? कहते हैं आप क्या करेंगे? अंग्रेजी में बात हो रही थी। तो मैंने कहा मैं रेडियो प्रेजेंटिंग करना चाहता हूँ। कहता है ज़रा एक काम करें, आप ज़रा 2-3 मिनट तक बोलते रहें, मैं सुन रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग एंड टॉकिंग, विद इन 30 सेकंड्स ही सेड यार आप शाम में ज़रा मेरे पास आए। तो दैट्स हाउ आई गॉट इन बिहाइंड द माइक एज वेल। एंड वो पर जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। लेकिन स्कूल कॉलेज में आई डोंट थिंक कि मैंने कोई इतना रिमार्केबल काम किया होगा, अलावा ऐसे ही कि मैं बस उसका हिस्सा रहा तालीमी जगह। बस वो चलते रहे ना, मतलब यू जस्ट, वो कहते हैं ना स्कोर बोर्ड विल कीप मूविंग। तो वो बस के वो चलते 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 चीज़ें बन गई। लेकिन कब ये ख्याल आया कि हमें ट्रेनिंग्स देनी है लोगों को, आवाज़ की दुनिया का एक हिस्सा बनना है और आवाज़ से ही अपनी पहचान बनानी? ऐसे भाई बचपन में ना मुझे अक्सर ये सुनने को बहुत मिलता था कि यार तुम बहुत बोलते हो और तुम्हारी आवाज़ जो है ना वो सही नहीं है। ठीक, बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर आवाज़ क्रैक हो रही थी और आई यूज्ड टू लव द फैक्ट कि आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। मेरा हमेशा से ख्वाब रहा था आसिफ भाई कि जब मैं लोगों से गुफ्तगू करूँ ना तो वो एक असर रखे। ठीक, और उसको समझने के लिए मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार ये जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह ज़िया साहब, मरहूम ज़िया मोइनुद्दीन, तारिक अजीज़ साहब, उसके बाद आपके मॉर्गन फ्रीमैन वहाँ पर हैं, यू नो ये कुछ नाम ऐसे थे, डेविड एटनबरो एज वेल। तो मैंने कहा यार ये किस तरीके से अल्फाज को अदा कर रहे हैं। वो सबकॉन्शियसली आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन दैट। ठीक, और गुस्ताखी माफ, लेकिन आपकी आवाज़ भी बड़ी खतरनाक है सर। यार देखिए, हमारी मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ के आगे मेरी आवाज़ नहीं है। You've got that, वो जो माशाल्लाह जो स्वैग है ना वो बड़ा कमाल का है। जिंदगी में कोई लो कभी आए, कभी जिंदगी के लो साइड आई, कभी कि मैं कहा कि यार अब इससे और लो क्या जाऊंगा मैं? मेरा ख्याल है the lowest side in my life was when I was in the mental asylum for a few weeks. I was sectioned and because I tried to commit suicide in front of a doctor and it was back in the UK as well. ठीक है, वो यूके वाली ज़माने जहालियत की बातें कह सकते हैं। ठीक है, या 28 दिन तक मैं वहाँ पे था। I think that was one of the lowest ones. Yeah. ठीक है, हमारे जितने नाजरीन हैं जो अपने काम को समझ रहे होते हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, तो हम कैसे लोगों की ज़िंदगियों में खैर बांट रहे हैं वो आप हमारे लोगों से शेयर करेंगे? कैसे, क्या चीज़ करते हैं, मतलब व्हाट यूनिक दैट यू डू दैट एड्स वैल्यू इन द लाइफ ऑफ पीपल? राइट। अच्छा, मैं ट्रेनिंग्स के हवाले से जब बात करता हूँ ना तो मैं अक्सर क्लाइंट्स को कहता हूँ कि देखो यार मेरी ट्रेनिंग को ट्रेनिंग मत कहना। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने उसको ट्रेनिंग कहा ना वो लोग ज़रा फॉर्मल और वो इजी हो जाता है। एग्जैक्टली, वो कहते हैं अभी आगे बात करेगा, हमें चाय कॉफ़ी पराठा और वो मिल जाएगा, समोसे, और हम चले जाएंगे। ठीक, मैं कहता हूँ उनको कहें कि ये गिग है, it's a stand-up gig sort of a thing where people can actually come and entertain themselves and I would be there to do the performance. अब उसके अंदर चूंकि हमारा और आपका ताल्लुक ये क़ुव्वत गोयाई और ये सब चीज़ों के साथ है, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐसी भाई कि जब आप उसको टैप डाउन करना शुरू करते हैं जो कि सतही नॉलेज नहीं है। अक्सर लोग जो है ना सतही नॉलेज के ऊपर बात करते हैं और फिर वो बात ख़त्म कर देते हैं, तो अगले को डोपामिन शॉट पड़ता है, वो कहता है जी ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसका जो रीज़न है और जो उसको किस तरीके से प्रिवेल करना है, प्रोलॉन्ग करना है ताकि वो एक कॉन्स्टेंट बेटरमेंट की तरफ आप चलते रहें। तो मैं फिर अपने क्लाइंट्स को जो बहुत सिलेक्टिव होते हैं उनके साथ मैं ये कहता हूँ कि one-on-one we need to sit as well. Some of the people probably need me as well. On the other hand, there's one thing which I personally believe that not a lot of people are actually doing in Pakistan right now, and that is कि मैं 8 घंटे का कोई सेशन नहीं देता आसिफ भाई। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये 8 आवर्स को 4 वीक्स 8 वीक्स के ऊपर स्प्रेड आउट करें। ठीक है, Every week I come there, I cover a couple of hours, and then you'll see the progress that is happening. This is something which I don't think
a lot of people are doing right now in the Pakistani market. एक और चीज़ यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ी बोलनी हो तो आप बस अंग्रेज़ी बोलते जाएं, ये ना देखें कि जी किस तरह की अंग्रेज़ी बोली जा रही है, टेंसेस की माप एंड कर दें, आप आके वर्ड्स की ऐसी तैसी कर दें, तो क्या इससे अंग्रेज़ी ठीक हो जाती है? मेरे नज़दीक ज़बान सीखना दुनिया का आसान तरीन काम है। ठीक है, कैसे? हमने उर्दू, पंजाबी या जो भी लैंग्वेज है सीखी थी, कब सीखी थी सर? जब हम इतने से थे, बिल्कुल राइट। और हम बाप दादा चाचा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे और दुनिया हंसती थी, लेकिन हम फिक्र नहीं करते थे सर, हम बोलते चले जाते थे। वो बार बार सुनना बोलना, क्योंकि उस वक्त जो आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, वो इतना मतलब एक्सेप्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ को कि आपको पता भी नहीं चलता और आप उर्दू या जो भी आपकी मदर टंग है वो सीख जाते हैं। ठीक है, हमारे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ या बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, उनमें से कौन सा ऐसा आप इंडिविजुअल है जिसकी आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लगती है? कम्युनिकेशन बहुत अच्छी लगती है। बहुत का सवाल करता मैं। नहीं, बड़ा चंगा सवाल किया। मैं समझता हूँ कौन है जिसको मैं वाकई सुनता हूँ। आई थिंक शाहरुख को मैं सुनता हूँ। मुझ से शाहरुख खान बाय फार कैन एक्चुअली स्पीक वेरी एलोक्वेंटली। यस, वेरी एलोक्वेंटली, यस। तो क्या है, मतलब आप उसको अगर देखें शाहरुख को, तो शाहरुख की कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है? उसके वर्ड्स हैं, उसके जेस्चर्स हैं, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल है, व्हाट एक्चुअली इट इज़? आई थिंक उसका ओवरऑल ऑरा जो है ना, जो उसका प्रेजेंस है, व्हेन ही इज ऑन द स्क्रीन, इट डजंट मैटर हु एल्स इज ऑन द स्क्रीन, वी विल ऑलवेज सी दैट गाय। वो ब्रांडिंग का चीता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, वो मार्केटिंग का चीता है, उसको सेल्स का पता है, उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है। तो व्हेन आई ऑलवेज से दिस टू दोज पीपल हु आर गेटिंग इनटू शोबिज, मैं उनसे कहता हूँ देखो ये दो लफ्ज हैं, इनको मिलाया हुआ है, शो एंड बिज। इट्स नॉट जस्ट टू वर्ड्स, इट्स बेसिकली टू डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें कई लोग शो में तो बहुत आगे निकल जाते हैं ऐसे भाई, बिज में वो मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि दैट्स व्हाट। ओके, हमारे नाजरीन को ये बात भी अगर बताएं कि अगर वो कम्युनिकेशन में अपने आप को माहिर करना चाहते हैं, तो क्या वो चेकलिस्ट है या क्या वो स्टेप्स हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को देख सकते हैं और वो उनको 10 स्टेप्स या 5 स्टेप्स हों जिनमें उनको समझ आ जाए कि हाँ यार दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, और इससे हम अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें? और कम्युनिकेशन की एक और बात भी है नाजरीन कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट उर्दू, इट्स अबाउट सराइकी, इट्स अबाउट पंजाबी। आपने फ्लो ऑफ लैंग्वेज कितना खूबसूरत है आपका, और वो किन अल्फाज का आप इंतखाब करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ही है सर? 100%। अब आप मुझे चेकलिस्ट बता देंगे सर। दो चीज़ें हैं, आपके नाजरीन को मैं बताऊंगा, दो चीज़ें। पहली चीज़, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग पकड़े ज़रा, विच इज़ COMMUNICATION। यू पहले आता है, आई बाद में आता है। अगर माहिर बनना है कम्युनिकेशन का तो यू पे फोकस कर लीजिए। ठीक, हमारे यहाँ अलमिया ये हो गया, मैं कितना ज़बरदस्त हूँ मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पे अगले का कान शट हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, learn to listen and observe. Listening and observation is something, Asif bhai, that we as a whole majorly lack. अच्छा, अल्लाह ताला ने भी ये बात हमें हमारे जिस्म के साथ लगा के ये बात समझाई गई कि एक ज़बान और दो कान है, मतलब कि ज़्यादा सुनना है, उसके बाद आँखों से ऑब्जर्व करना है और कम बोलना है। दैट वर्ड 110%। कि आपको अपनी चीज़ें कि उन्हीं के साथ ही चीज़ें जो है वो इसी तरह ही चल रही होती है। ओके जी, ये दो चीज़ें हो गई जी। आगे, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना सीखें। हमारे यहाँ अक्सर लोगों को नहीं अंदाज़ा होता आसिफ भाई, वो बेचारे इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, उनकी शख्स मतलब उनकी ज़ाहिरी पहनावा जो है कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो उसने वलीमे का सूट पहन लिया जो अब उसके टिड में नहीं हो रहा, राइट? लेकिन बिकॉज ही वाज लाइक यार ये तो फॉर्मेलिटी, मुझे काम आता है, मेरा काम देखें यार। मैं कहता हूँ एक बात सुनो यार, खाने को पहले आंखें कबूल करती हैं फिर आंतें करती हैं, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि बंदा पहले आपको देख रहा है, वो उसने देखा आपने क्या पहना हुआ है, आपका स्टाइल कैसा, आपकी दाढ़ी कैसी है, आपके बाल कैसे हैं। लोगों को नहीं पता होता आसिफ भाई कि अपने फेस कट के हिसाब से बाल कैसे रखने हैं, अपने फेस कट के हिसाब से चश्मा कौन सा पहनना है, दाढ़ी कौन सी रखनी है, कपड़े कौन से पहनने, स्किन टोन के ऊपर कौन सा कलर नहीं पता होता, जिसकी वजह से ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जाते हैं। ये इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि नहीं काम करके दिखाओ, काम तो तुम बाद में करो। एक और चीज़, हमारे यहाँ पे लोग ये कहते हैं टाइयाँ लगा के दफ्तर में जाया जाता है, लेकिन आजकल की तरह जनरेशन थोड़ी सी ज़रा वो जनरेशन जी है, तो जैसे जी तरह थोड़ी सी ज़्यादा स्वैग्स हैं और ज़्यादा डिफरेंट हेयर स्टाइल है, तो उनके हिसाब से वो कहते हैं कि जी हम टी शर्ट और ऊपर कोट भी पहनने, सेमी कैजुअल्स में भी चले जाएं तो दैट्स ओके। तो इज इट ओके विद दैट?
एब्सोल्युटली फाइन है सर, लेकिन उसको पहनने का भी तरीका है। ठीक। मतलब आप खाकीज के ऊपर टी शर्ट जो कि ज़रा से बड़े नेक की है और आपने उसके ऊपर अगर जैकेट चढ़ा ली है जो कि ब्लेजर है, स्पोर्ट्स जैकेट्स को कहते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपने ये किया कि अंदर चेक वाली शर्ट पहनी है, ऊपर से आपने जो है वो स्ट्रेट ट्राउजर चढ़ा के ऊपर से आपने बड़े चेक्स वाला जैकेट डाल लिया, मैंने देखा है कॉर्पोरेट में ऐसे, और आंखों से खून आता है और कानों से भी खून आने लगता है, यार ये हो क्या रहा है भाई। ठीक, सही। लेकिन तो इनको क्या मशवरा दिया जाएगा? प्लेन्स ज़्यादा चलते हैं कम्युनिकेशन, अगर हम अपने ड्रेस के थ्रू करना चाहें तो क्या प्लेन ड्रेसेस आर मोर इन, या लाइंस वाली शर्ट्स, या किस तरह, या कलर्स कोई भी पहने जा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किस पोजीशन के ऊपर है और आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पावर को दिखाना चाह रहे हैं ना, तो आप ब्लॉक कलर्स, सॉलिड कलर्स पहनेंगे। आप कभी भी किसी पॉलिटिशियन को फूलदार, लाइनों वाली, इस तरह की चीजें पहने हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज दे आर ऊजिंग पावर। ठीक है। तो आपने ब्लॉक कलर्स, सॉलिड कलर्स। दूसरा, आपने उसको कॉम्बिनेशन में लेकर आना है अर्दी टोन्स के साथ। दैट्स अ वेरी सेफ साइड। लोग कहते हैं किस तरह कॉम्बिनेशन करें, उसमें आपका तरीका ये, देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू व्हिच यू कैन डू दैट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप मोनोटोन जो होता है उसको भी खेल सकते हैं। वाइट के साथ ब्लैक इज अ वेरी जेनेरिक, वेरी कॉमन। ठीक है। आई वुडंट रेकमेंड। वाइट के साथ आप बेज चलाएं, बेकिंग फ्लोर, वाइट के साथ आप ब्राउन चलाएं, इट्स अमेजिंग। ठीक। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्टाइलिंग करते हैं, आप सस्पेंडर्स ही पहन सकते हैं, आप फेडोरा कैप पहन सकते हैं, देयर इज सो मच दैट यू कैन डू, बट पीपल आर सो स्कैर्ड, दे आर वेरी स्केप्टिकल कि पीपल आर गोना थिंक कि ये तुमने क्या पहना हुआ है। अच्छा, नौकरी भी चली जाने का डर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट डू यू से? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। और ये डर इसलिए होता है क्योंकि आप जिस तरह कहते हैं ना कि जब आपको पैदा किया जाता है तो आप दो डर लेके बाय डिफॉल्ट पहुंचते हैं दुनिया में। एक होता है ऊंचाई से गिरने का डर, 100% लोगों को ऊंचाई से गिरने का डर होता है। दूसरा, द साउंड, जो कि लाउड साउंड अगर यहाँ पे बजे ना एकदम से सी बाइक, तो हम एकदम से हिल जाएंगे। Yes. These two fears we born with, every other fear we learn. अब वो जॉब चली जाएगी नहीं जाएगी, इट्स बिकॉज इफ यू आर नॉट कैरिंग द थिंग दैट यू वेयरिंग वेरी वेल, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने कोई बड़ा ज़बरदस्त सूट पहन लिया है, अब आप खुद ऑकवर्ड हुए हैं, तो आगे से आपका जो ऑफिस स्टाफ है या जो आपके बाकी लोग हैं, बॉस, वो भी ऑकवर्ड हो जाएगा कि यार ये क्या कर रहे हो। अच्छा, नहीं, एक और नो फिल्टर के ऊपर ही एक अगर हम बात करते हैं, फिल्टर्स हमारे पास अगर इस तरह के आते हैं तो हमें ये लगता है कि आपकी, एक तो आपने ऊपर कपड़े पहने होते हैं और उनके नीचे आपने कुछ कपड़े पहने होते हैं, और अगर वो जो नीचे वाले कपड़े हैं वो तंग कर रहे हो, उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त पहली बात तो ये है कि आप अपने साइजेस को जरा सही संभाल के रखें कि आपने क्या साइज पहन ली। ठीक है। ऐसा बहुत छोटा तो नहीं पहन लिया, बहुत बड़ा तो नहीं पहन लिया। ठीक है। लेकिन उसके भी तरीके हैं बहुत से लोग, और ये बड़ी अच्छी बात उठाई सर आपने, वो पब्लिक में बैठे हुए खुजाए जा रहे हैं, और वहाँ खुजा रहे हैं जहाँ पे आपको अकेले में खुजाने पे भी आपको रोका गया। आप पहले क्या नहीं चीजें कर, जोरों शोर से, उसको परवाही कोई नहीं है कि आगे कोई खातून है, नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त है। ठीक है, नहीं, अगर ऐसी सूरत हाल है तो वहाँ से एक्सक्यूज करके उठ जाइए, किसी कोने में जाके अपनी जो हैवानियत है वहीं पे ख़त्म करिए, उसके बाद आ जाइए। तो ये मेन और विमेन दोनों के साथ इस तरह का सीन होता है। मर्दों में ज़्यादा है, औरतों में कम हो जाता है। ऐसे ही है। ऐसे ही। ये वेस्ट में भी यही बात हिसाब है, या वेस्ट में लोग ख्याल रखते हैं? बहुत ज़्यादा एटिकेट्स है ना, लेकिन उसमें भी सर बात ये है कि मतलब आप कभी जा रहे हैं तो एक्सक्यूज मी करके आपने ऐसे कर दिया तो वो ठीक है? यार मुझे लेट मी थिंक व्हेन डिड दिस एक्चुअली हैपन इन द पास्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो बात है ना कि आप किस सेगमेंट में उठ बैठ रहे हैं, कौन सी क्लास में उठ बैठ रहे हैं। अगर आप गोरे की एलीट क्लास में बैठे हैं तो नॉट गोना हैपन। गोरे की चैव्स वाली क्लास में, जो कि बिल्कुल निचला तबका है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वह तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं वो सर। ऊपर ये नहीं देखते कि पब्लिक है कि नहीं है। एक और चीज़, हाइजीन जो है उससे कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि आपकी पर्सनल हाइजीन क्या कम्युनिकेट कर रही होती? सर पर्सनल हाइजीन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब मिसाल के तौर पे अभी हम दोनों बैठे हुए हैं ना, मेरे पास से बदबू आने लगे, सर मैं चाहे जितना अच्छा इंसान हूँगा, ये यहाँ से कनेक्ट करके एक मेमोरी बन जाएगी। अब आपसे मैं जब भी मिलूंगा वो बैड मेमोरी आएगी। एग्जैक्टली, फेस रॉन्ग। तो आप अच्छे परफ्यूम, और सर परफ्यूम्स तो आजकल जगह जगह मिल रहा है सर, वो 50 ml वाला, 20 ml वाला जेब में रखें, ये ज़रूरी है। कल आपको पता लगा आप किसी PR इवेंट में बैठे हुए नेटवर्किंग में, आप किसी से कोलैबोरेट करने वाले थे, आपकी स्मेल से वो उसने कहा नहीं भाई कोलैबोरेशन दूर, तो पहले हाइजीन कर ले अपनी सही। ठीक, दैट एक्शन। आप ये देखिए कि जिस रिलीजन में सफाई निस्फ़ ईमान है, और
आप वहाँ पे गंद फैला रहे होते हैं, और आपको खुद अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। हर एक में कोई ना कोई डिफरेंसेस होते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो आपको खुद पता है कि यार ये चीज़ नेगेटिव है मेरे अंदर, तो मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ। तो आई थिंक कि वो चीज़ बेहतर हो सकती है। एब्सोल्युटली। लेकिन मसला ये ना वसीम भाई कि आर वी एक्नॉलेजिंग इट, आर वी एक्सेप्टिंग कि वो मसला है हमारे साथ। वो कहेगा जी मेरे पास से कहाँ स्मेल आ रही है, अम्मी तो कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। तो माँ को कभी नहीं आती बेटे के पास से स्मेल यार। ये तो वही वाली बात है ना कि जी एक खातून की शादी हो गई मछेरों के ख़ानदान में, तो उसके बाद पहले दिन जब वो गई तो उनको बहुत बू आई कि ये मछली है और ये है और वो है। तो उसके 1 महीने के बाद उनकी बहन हुई, उन्होंने कहा इतनी स्मेल क्यों है? नहीं, ख़त्म हो जाती है। मैंने देखो 1 महीने में ये स्मेल ख़त्म करके वो डाली है, तो वो आप इम्यून हो जाते हैं Exactly. इसके अलावा वो चीज़ नहीं होती। एब्सोल्युटली। पढ़ाई का, बुक्स रीड करने का कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी से कितना गहरा ताल्लुक है? मैं अगर आज कहीं पहुंच रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा अमल दखल कुतुब बीनी का है सर। ये बिल्कुल हैंड्स डाउन ये बात कहता हूँ। ठीक है, मैं जो लोगों से आसपास सीख रहा हूँ, आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सेट्स पे भी सीख रहा होता हूँ, बिहाइंड द कैमरास भी सीख रहा होता हूँ, लेकिन किताबें पढ़ना इज अनबिलीवेबल। मतलब ये एडिक्शन है नसीब भाई। बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आपको पता चल गया ना कि इसमें कितना मजा आने वाला है आपको, और ये नहीं कि रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने शुरू कर दिए, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे चला दिया, ये नहीं करना। नहीं चलें, वो भी मैं ये कहता हूँ कि चलें, आपको जो अच्छा लगता है कम से कम पढ़ना शुरू करें, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो किताबें हैं वो आपको पढ़ना शुरू कर देंगी। किताबें आपको अपने साथ ले आएंगी और फिर आप उनसे छोड़ नहीं सकते वो सिलसिले। एक मैजिकल स्टेटमेंट मैंने रीडिंग के बारे में पढ़ी थी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जी प्लीज। रीड व्हाट यू लव टिल यू लव टू रीड। रीड व्हाट यू लव टिल व्हाट यू लव टू रीड। एक्सेलेंट। तो हमारी जो आजकल की जनरेशन है, या बच्चे हैं, या हमारी वाली जनरेशन की बात करें, वो तो थोड़े बहुत रीडिंग्स करते थे, लेकिन उनको रीड करने के लिए क्या करवाना चाहिए बच्चों को? अब तो आजकल वो ऑडियो बुक्स आ गई हैं, आप उनको भी गाड़ी में सुन सकते हैं, आसानियाँ तो बहुत हो गई हैं, लेकिन टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का। व्हाट डू यू से? आसानियाँ नहीं है सर, वो गलत है। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता। मैं कोई ऑडियो बुक नहीं है मेरे पास कोई ई बुक नहीं होती। सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घर में पढ़ाई करें, किताबें पढ़ें, एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा, उसको बेशक पूरी में रख दीजिएगा, ठीक। लेकिन जो किताबें पढ़ती हैं तो सर बच्चा वो करेगा जो आप कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट ये सेट है बात। ठीक। अब मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं बेटों से कह रहा हूँ जाकर नमाज पढ़ो। सर वो 3 से 4 दिन, क्योंकि आज के बेबाद जनरेशन है, Exactly. कहते हैं बाबा यू डोंट रीड, यू डोंट ऑफर प्रेयर्स, यू आर आस्किंग अस। एग्जैक्टली। तो मैं कहता हूँ आप खुद पढ़ना शुरू करें और उसका ना स्लैब्स बनाएं। लोग क्या करते हैं, इतनी मोटी बुक उठा के ले आएंगे, ठीक है, वो ओवरवेलमिंग है, कहेंगे यार 2 पेजेस पढ़े, यार कोई फायदा नहीं है, वो बातें, राइट। आप पतली बुक लेकर आए जो इजी टू अंडरस्टैंड है, आपके मतलब की है, और उसके बाद आप कहें लिखें। मैं जो करता हूँ सर, मेरे सेशंस का नाम होता है रीडाथॉन लिखता हूँ मैं ऊपर। उसके बाद जी 10 मिनट्स के लिए ये किताब पढ़नी, 10 मिनट्स के लिए 30 मिनट्स हो गए, आई एम डन। देन आई मूव अराउंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, एन आवर, कम बैक, डू द सेम थिंग। उससे मुझे मुख्तलिफ किताबों का चंक्स मिल रहा होता है, तो मेरा जो डिमेंशन है वो खुलना शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट स्मॉल। ठीक, ये आपके साथ है। और नॉर्मली आदत बनानी ज़रूरी है। वो एक हम बात करते होते हैं 2190 प्रिंसिपल की। 2190 प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने किसी चीज़ की आदत बनानी है तो 21 दिन लगते हैं, अगर लाइफस्टाइल बनाना है तो 90 दिन लगते हैं। सो आप उन्हीं के साथ ही देखेंगे तो देयर ऑट टू बी अ चेंज इन योर लाइफ इन वॉट एवर यू डू। स्पोर्ट्स करते हैं? जिम जाता हूँ बिल्कुल। ठीक है, वो हमारी तरह जिम चला जाते हैं या वो डोले शोले उठाने वाला जिम जाते हैं? हम तो जाते हैं कि जिम वाला किया और आगे डांस डूस करके। तो आपका क्या सीन है सर? मैं जो जर्नी स्टार्ट की ना, उसमें जब मैं शुरू में था, जबकि मेरा ख्याल मैंने गालिबन इस बात का जिक्र भी किया था, 120 किलो तक मैं पहुंच चुका था, और आई वाज अ ह्यूज गाय विद 47 इंच का कमरा, नॉट अ कमर बाय द वे। तो वहाँ से फिर मैंने उसको चेंज करना शुरू किया। तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी कॉन्शियस विद माई डाइट्स, विद माई इनटेक, विद माई एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग। इट डजंट मैटर हम लोग कितनी दफ़ा शूट से रात 1:30 बजे तक पहुँचे हैं, आई गो टू द जिम एट दैट टाइम। मैं जाता हूँ, मैं छुट्टी नहीं करता, अल्लाह ताला का शुक्र। तो हमारे जो बच्चे हैं जो सिर्फ आकर माशाल्लाह PS4 PS5 के ऊपर टेकन खेल के लोगों को जीत रहे होते हैं और फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप? यार उनके लिए सर ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, और ये एकदम से नहीं टूटेगी। तो अगर आपने इसको किसी को भी एकदम से हटाया ना उसके ऊपर से, सर वो परेशानी में आ जाएगा और वो आपको भी परेशान करेगा। उसको आहिस्ता आहिस्ता वीन ऑफ करना शुरू करें कि बेटा अगर तुम 4 घंटे डे में खेल रहे हो ना, तो तुम एक काम करो, अगले हफ्ते से 3.5 घंटे करो।
कि आप 3.25 घंटे करो। ओके, ठीक है। कमिंग टू हमारा जो एक कभी रह गया वो है हमारा एक्टिंग करियर, जहाँ से अभी आपने आगाज़ किया जी। और एक्टिंग करियर के साथ आपने यू वर्कड विद अजोका। जी। अजोका इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिएटर कंपनीज हियर इन पाकिस्तान, जिन्होंने अपना नाम भी बनाया है, अपने काम से बनाया है, और अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मैडम मदिया गौहर नेवर को। तो वो वहाँ पे इनकी रूह रवां रही। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था और थिएटर कितना हेल्प किया आपकी ट्रेनिंग के ऊपर और टीचिंग के जो प्रोफेशंस को आप लेके चल रहे हैं साथ? राइट, मैं समझता हूँ थिएटर इज बाय फार वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्सपीरियंसेस, स्पेशली अजोका। लर्निंग वहाँ से बहुत हुई है। शाहिद नदीम साहब इज लेजेंड। लेजेंड इज अ वेरी अंडरस्टेटमेंट फॉर द जेंटलमैन। लेजेंड इज अ वेरी अंडरस्टेटमेंट। शाहिद साहब दिलो जान से, मतलब आप देखें उनका जो पैशन है, इट्स अनबिलीवेबल। और मैं ये कैसे देख रहा होता हूँ हसीब भाई, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने पाकिस्तान में थिएटर किया। इतना बड़ा ड्रामा मुझे मिला, दारा, उसका नाम भी दारा। तो उसमें उनकी डेडिकेशन को मैं देख रहा था कि एक तरफ तो उनकी एज है, ठीक है, एक तरफ वो फिजिकल जो एज में फिजिकल एलिमेंट्स होती है आ जाती है आपके साथ, बट शाहिद साहब इज लाइक ऑल द टाइम बिफोर। हमारे पहुंचने से पहले शाहिद साहब आ रहे हैं, हमारे पहुंचने के बाद हम जब जा रहे हैं तो उसके बाद शाहिद साहब जा रहे हैं। और कॉन्स्टेंटली वो जो लर्निंग एक एलिमेंट है कि इसको ऐसे अदा करना है, अल्फाज सही बोलने हैं, प्रेजेंस ऐसे करनी है। तो जब फाइनल शो हमने किया था तो शाहिद साहब ने पूछा भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कहा सर ये लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस है, और ये इतना ज़बरदस्त लर्निंग होती है क्योंकि आपकी डिक्शन सही होती है, आपकी ओरेशन सही होती है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स शाहिद साहब सेड वो इज ये एस्केप है कि अगर आपकी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी चैनलाइज हो जाती हैं तो यू टेक इट आउट ऑन दैट स्टेज। एक्सीलेंट। And I loved it. I absolutely loved it. Most of the people who are just joining the acting industry or the media industry, उन लोगों के लिए क्या गाइडलाइन देंगे आप इनके साथ कि डिक्शन ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आवाज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ को आप सबसे ज़्यादा नंबर 1 किसको कहते हो? 2 चीज़ें हैं सर मेरे हम्बल ओपिनियन में। एक आपकी जो ओरेशन है, जो आपकी अदायगी है। दूसरा आपका ये माइंडसेट कि मैंने हीरो ही करना है, ठीक है, ये मैंने हीरो ही नहीं करना है। कसम खुदा की हसीब भाई, मैं जब गया हूँ हम टीवी पर, जियो पर, कहीं पर भी मैंने नहीं कहा नहीं जी लीड चाहिए, इससे अदाकारी करने आए, अदाकारी करेंगे। क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि हीरो कैन नॉट बी एन एक्टर बट एन एक्टर कैन बी अ हीरो। तो ये माइंडसेट से निकाल दीजिए कि आपको 6 पैक्स बनाने हैं, आपको नहीं, हर साइज का एक्टर होता है। कितना स्क्रीन टाइम है कितना नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह उस दिन आपने बड़ा अच्छा हसीब भाई ने बताया मुझे कि बी द डायरेक्टर्स एक्टर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर सर। जी बिल्कुल सही। जब आप शुरू कर रहे हैं तो डायरेक्टर जो कह रहे हैं खामोशी से फॉलो करें, यस बस। एंड आई थिंक ये वाला जो पोनी है उसको निकालेंगे जी, 6 पैक्स होंगे, 6 फुट होगा, उसकी इतनी चौड़ा हो, नहीं। डायरेक्टर एक्टर्स के लिए जी हमें ये कहा जाता है कि डायरेक्टर के ज़हन में, उसके एक इमेजिनेशन में एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर को वो जिस तरह से वर्क करना चाहता है आपको उसी तरह ही वर्क करना चाहिए। हाँ, आप अपनी वैरायटियाँ देते हैं उनको कि सर ये वाली वैरायटी भी मेरे पास है, ये वाली वैरायटी भी है, तो वो उन वैरायटियों में से कोई ना कोई एक वैरायटी जो है वो टेस्ट कर देते हैं और उनको देख सकते हैं। आगे का क्या है अभी रूटीन कि अगले 3-4 साल 5 साल क्या करना चाहेंगे? बस वो अभी बाहर गाड़ी खड़ी है, LA जा रहा हूँ ऑस्कर लेने के। वेरी गुड, ठीक है, तो ऑस्कर लेकर पहले रख लेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ जो है। भाई मैं ही कहता हूँ एस्पिरेशन तो हाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। लेकिन अगले 3-4 सालों में इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि हाउ मच एफर्ट आई एम पुटिंग इन। ठीक, एक और चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत आसान है लोगों को एक्टिंग करना या लोगों से काम लेना। सो आप जब पाकिस्तान आए तो आपको इतनी ही आसानी मिली ये सब काम करते हुए या नहीं? और कहीं कभी कभी ज़िंदगी में कहते हैं कास्टिंग काउच होता है, तो मर्दों के लिए भी होता है कास्टिंग काउच? तो मैं आपसे पूछ लूँ, ये सवाल आपने मुझसे पूछा, मासूमाना सा सवाल आपसे पूछा। बड़े मासूम आदमी है, बहुत मासूम और भोले। सर 2 बातें सर, पहली बात कास्टिंग काउच कुछ नहीं होता सर। ठीक है भाई, वरना सर मैं मतलब कैसे मुमकिन है। हाँ, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कास्टिंग काउच कब आता है सर, जब आपको इनबॉक्स आए और इनबॉक्स में लड़के लड़कियाँ आपको ये कहें कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये मैं आप सबको कह रहा हूँ, कोई भी इसको सुन रहा है, किसी एज का, किसी जेंडर का बैठा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। द मोमेंट आपने ये बावर करा दिया कि आप कुछ भी करने को तैयार हैं, बंदा गेम कर जाएगा और आप गायब हो जाएंगे, वहाँ पे कास्टिंग काउच आ जाएगा। क्योंकि आपने खुद उसको बता दिया कि मैं तो तैयार हूँ, कुछ भी कर लो, मैं तो पैसे भी दूंगा या दूंगी, या मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब
वही ना, was like मैंने फिर ये मैसेज एक बनाया था आसिफ भाई, और फिर मैंने सबको भेजा वो, जब वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था। मैंने कहा देखिए, अगर आपने इस तरीके की बात की, बंदा गेम कर जाएगा आपके साथ, एंड यू विल बी आउट, यू विल बी नोवेयर टू बी सीन। तो नेवर लेट देम एक्सप्लॉइट यू। इफ यू हैव द टैलेंट, मेक मोनोलॉग्स। लोगों को ये भी नहीं पता मोनोलॉग्स क्या है। बिल्कुल सही। मोनोलॉग्स बनाएं, एक्टिंग करें, मिमिक्री ना करें, अनलेस यू वांट टू गो दैट रोड, दैट्स फाइन। ठीक, मिमिक्री ना करें। अभी आपकी दारा शिको आपने एक अपनी टैलेंट कंपनी भी स्टार्ट की है, और अपनी टैलेंट कंपनी के साथ वही, अगर बहुत से लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनको जितने लोग, अगर आपको नीचे जो नंबर्स चल रहे हैं आपके, उन पे अगर आप वो कॉल करना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो आप उनको कैसे ग्रूम कर सकते हैं और कैसे उनको इस फील्ड के अंदर लेकर आ सकते हैं? देखिए, उसके 1-on-1 सेशंस मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रुप बनता है ना 4 लोगों का, तो उसमें फिर ये कि वी कैन सिट डाउन टुगेदर वंस अ वीक, डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल दैट वी आर फॉलोइंग। एंड देन उसके अंदर की मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जी अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, आवाज़ की पिच कैसे रखनी है, अगर आप ऑडिशंस पे जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी है, क्या चीज़ें जो आपने नहीं करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये इट्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट पैकेज, ताकि आप 4 to 8 वीक्स के बाद जब आप कहीं पर ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, और आपकी प्रोबेबिलिटी टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन दैट ऑडिशन वुड एक्चुअली बी रेज्ड एज वेल। थैंक यू वेरी मच दारा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमने बड़ी बड़ी बातें की जो कि नॉर्मली हम कैमरे के सामने नहीं करते, बिहाइंड द कैमरा कर रहे होते हैं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, दारा शिको टुडे वाज माय गेस्ट, एंड आई बिलीव कि हमें जिस तरह की दारा की स्टोरी है, और दारा ने जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर किया है, दिस इज़ रियली अमेजिंग। और हमें ये समझ आनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में, आप जिसमें भी हों, आपकी उसमें हाइज़ एंड लोज आते हैं, और आपकी रोलर कोस्टर राइड्स चल रही होती हैं। आपको बस सिर्फ करना ये होता है कि आपको स्टेडी रहना होता है, और आपको बस चलते रहना है। ये 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ खड़े पानी की बात भी करते हैं तो उसमें भी बू आना शुरू हो जाती है। सो आप यू नीड टू कीप फ्लोइंग, और फ्लोइंग टूवर्ड्स द थिंग्स दैट यू लव इन योर लाइफ। सो आई होप कि इंशाल्लाह दारा के साथ हमारी दोबारा भी मुलाकात होगी, और हम नो फिल्टर में ही हम एक और टॉपिक के ऊपर दारा के साथ इनका गपशप लगाएंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए जी, और इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।